8वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस सुंदर संसार को जान पा रहे हैं। हम इसको समझते हैं, हम इसको महसूस करते हैं। हम विभिन्न चीज़ों को देख पाते हैं। यह सब हमारे शरीर में विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। जैसे आप चीज़ों को महसूस करना आपकी त्वचा के द्वारा कर सकते हैं, चीज़ों को छूते हैं तो आप उनको महसूस कर पाएँगे। आप अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुन सकते हैं, वो आपके कानों द्वारा होता है। परंतु हम इस सुंदर संसार को देख भी पाते हैं। जब आपके सामने कोई वस्तु होती है तो आप उसको पहचान पाते हैं, उसको देख पाते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिखे हुए विभिन्न प्रकार के अक्षरों को देख पाते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्रों को, पेड़ों को, पहाड़ों को, आदि वस्तुएँ जितनी भी आप देख पा रहे हैं अपनी आँखों से, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। यह सब किस प्रकार होता है? कैसे हम वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं? आज इस अध्याय में जो आपकी पाठ्य पुस्तक का 16वां अध्याय है प्रकाश, उसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं और क्या उन वस्तुओं की जो प्रतिबिंब हमारे सामने बनते हैं, उसके लिए कोई नियम भी निर्धारित किए गए हैं? तो चलिए इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो वस्तुओं को दृश्य बनाती है, जिसके कारण हम उन सभी वस्तुओं को देख पा रहे हैं। आप किसी अंधेरे कमरे के बारे में याद कीजिए। आप अंधेरे कमरे में जब होते हैं तो क्या आप वस्तुओं को देख पाते हैं? संभवतया आपका उत्तर होगा नहीं। हम जब अंधेरे में होते हैं तो वस्तुओं को नहीं देख पाते। जैसे कि आप मेरे पीछे की वस्तुओं को भी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? संभवतया आपने उत्तर भी सोच लिया होगा कि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता, या जो मेरे पीछे की वस्तुएं हैं वहां से प्रकाश ना आने के कारण हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या सभी वस्तुओं से प्रकाश का आना जरूरी है? यह भी समझने का प्रयास करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ा, जिसमें कुछ वस्तुएं दीप्त होती हैं और कुछ वस्तुएं दीप्त नहीं होती। दीप्त वस्तुएं वो थी जिनका अपना प्रकाश होता है, और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त वस्तुएं थी। यानी कि हम मोमबत्ती की बात करें, हम दिए की बात करें, बल्ब की बात करें या सूर्य की बात करें, वो सभी दीप्त वस्तुएं हैं। उनका अपना प्रकाश होता है। तो हम सभी दीप्त वस्तुओं को, यानी कि जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जब हमारी आंखों में प्रकाश पहुंचेगा तो सिर्फ उसी चीज को देख पाएगा। यानी कि देख पाना प्रकाश की वजह से ही संभव है। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर कि अंधेरे में हम क्यों नहीं देख पाते, जो आपने सोचा होगा कि हम वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, उसका कारण भी यही है। क्योंकि वहां से किसी भी प्रकार का प्रकाश हमारी आंखों में नहीं पहुंचता, और जब प्रकाश हमारी आंखों में नहीं पहुंचेगा तो हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो अब आपका प्रश्न हो सकता है कि जो दीप्त वस्तुएं हैं उनका तो अपना प्रकाश है, वो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, परंतु अदीप्त वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज आदि, मैं भी जैसे आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा। कुर्सी, मेज आदि भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, फिर हम उनको क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश तो जो उत्पन्न करती हैं, जो दीप्त वस्तुएं हैं वही उत्पन्न करती हैं, उनसे प्रकाश पहुंचे तो हम उन्हें देख पाएंगे। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई कारण होगा। आइए उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दीप्त वस्तुओं से तो प्रकाश आता है, उसको हमने सीधा देख लिया। परंतु प्रकाश जब किसी वस्तु से निकलता है, यानी दीप्त वस्तु से निकलता है, तो वो सिर्फ एक ही दिशा में नहीं, वो हर दिशा में जाता है। और वो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और टकरा के फिर वो वापस भी आता है। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक दीप्त वस्तु बल्ब आदि लगा हुआ है, उससे प्रकाश मेरे पास आया, और मेरी इस तह से जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं या मेरी त्वचा आपको दिखाई दे रही है, उससे प्रकाश आके टकराया और टकरा के वापिस चला गया।
इस वजह से हम वस्तुओं को देख पाए। तो जो वस्तुएं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, तो वो उनके ऊपर जब प्रकाश टकराता है और टकरा के वापिस हमारी आंखों में पहुंचता है, तो इस प्रकार से, इस तरीके से हम उन सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब यह प्रकाश का किसी सतह से टकरा के वापिस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यह परावर्तन को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, उससे संबंधित नियमों को भी सीखने का प्रयास करेंगे, परंतु उससे पहले हम एक बार फिर से प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को दोहराते हैं। प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकरा के वापिस उसी माध्यम में आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि वस्तु के ऊपर गया, टकराया और फिर वापिस उसी माध्यम में आ गया। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं हमारी नोटबुक के ऊपर। इसको शुरू करने से पहले आइए कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए हम समतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। दर्पण क्यों? क्योंकि उसकी एक सतह चमकीली होती है और चमकीली सतह प्रकाश को आसानी से परावर्तित कर सकती है। इस वजह से हम यहाँ पे दर्पण का उपयोग करेंगे और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। उसके लिए हम नोटबुक में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हमने एक सीधी लाइन यहाँ पे बनाई और यहाँ पे इसके नीचे हम इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें दर्शाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा, यह हिस्सा है, वह चमकीला है। यहाँ पे चमकीला है जो कि परावर्तन का काम करेगा। यहाँ पे जो नीचे की तरफ आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें दर्शाती हैं कि यहाँ से किसी प्रकार का प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, अर्थात जो प्रकाश टकराएगा वो ऊपर की सतह, यानी कि यह जो सतह है वो चमकीली है, इस ऊपर की सतह से टकराएगा और वापस चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब इसमें समझते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश इनके साथ टकराता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रकाश की किरण बनाते हैं जो इसके ऊपर टकराएगी। यह मान लेते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पे इसके ऊपर टकराई। अब किरण बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें उसके ऊपर जो जिस दिशा में किरण जा रही हो, इस प्रकार से तीर का निशान लगाएं। अब यहाँ पे जिस बिंदु के ऊपर आप देख सकते हैं, इस बिंदु के ऊपर किरण आके टकराई, इसके ऊपर हमें एक अभिलंब बनाना होता है। अभिलंब का मतलब इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसके ऊपर एक अभिलंब बना देते हैं। इस तरीके से यह इसके ऊपर अभिलंब होता है, तो इसको हम अभिलंब कहेंगे। अभिलंब कहेंगे इस तरीके से। और जो किरण प्रकाश की आई जो आ रही है, यहाँ पे आपको यह किरण दिखाई दे रही है, यह प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण की तरफ। इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। तो आइए इसका नाम लिखते हैं। ये होती है हमारे पास आपतित किरण। इसको हम आपतित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपतित किरण आ रही है वह अभिलंब के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ न कुछ तो कोण बनाया है। तो यहाँ पे जो कोण बनाती है, इस तरह का जो कोण आपतित किरण बनाएगी, ये ध्यान रखिए किसके साथ? हमेशा अभिलंब के साथ। तो यह जो कोण बनता है अभिलंब के साथ, जो आपतित किरण ने कोण बनाया, इस कोण को जो यहाँ पे बना हुआ है, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। ये ध्यान रखें, इसको हम कहते हैं आपतन कोण और इसको हम आई से लिखते हैं। अंग्रेजी के छोटे अक्षर आई से लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश की किरण जो आई थी, वह आने के बाद इस चमकीली सतह से, यानी कि जो हमारा दर्पण है, इसके साथ टकराएगी और टकरा के वापिस उसी माध्यम में चली जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण टकराने के बाद कुछ इस तरीके से वापिस निकल जाएगी यहाँ पे। अब इस तरीके से जाते हुए किरण के ऊपर भी हम क्या करेंगे? तीर का निशान बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो किरण टकरा के वापिस गई, यानी कि हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हमने सीखा था कि प्रकाश की किरण आती है और टकरा के फिर वापिस उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हमने प्रकाश का परावर्तन कहा था। तो यहाँ पे भी प्रकाश की किरण आई है और उसके बाद टकराई उस दर्पण के साथ और फिर टकरा के वापिस उसी माध्यम में चली गई। तो इस तरीके से जो ये किरण जाती है टकराने के बाद, उसको हम कहते हैं यह किरण परावर्तन के पश्चात हुई है। तो उसके बाद ये इसके लिए हम लिखेंगे परावर्तित किरण। तो देखिए हमारे पास दो प्रकार की किरणें हो गई प्रकाश की। कौन कौन सी? एक जो किरण आई उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण परावर्तन के बाद गई है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे हमने आपतन कोण बनाया था, तो क्या परावर्तन के बाद भी कोई कोण बनता है? तो हाँ, उसका उत्तर होगा कि परावर्तन के बाद भी कोण बनेगा। इस प्रकार से यह जो कोण बनता है इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। नाम ध्यान रखें, क्या कहेंगे इसको हम? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और इसको हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से लिखते हैं। तो यह हमारा था आपतन कोण, और इस तरीके से परावर्तन के पश्चात जो कोण बना उसको परावर्तन कोण। तो यहाँ पे अब इस चित्र को हम पूरा समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, दोबारा से एक बार समझेंगे और किस प्रकार से हमने इनके नाम रखे हैं। जो किरण प्रकाश की आ रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो यह अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहेंगे। अब परावर्तन के पश्चात जो किरण जा रही है, यहाँ पे आई, यहाँ पे परावर्तन हुआ, टकराई, और उसके बाद जो किरण गई उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो यह हमारी परावर्तित किरण है। और परावर्तित किरण भी कोण बनाएगी। इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसको निरूपित करते हैं आर से। तो अंग्रेजी का जो छोटा अक्षर आर होता है उससे परावर्तन कोण कहते हैं यहाँ पे। और यह जो लाइन है यह अभिलंब है। अभिलंब का मतलब इसके ऊपर जो दर्पण आपका था इसके ऊपर अभिलंब है, यानी कि यह दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और हमेशा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बात वो यह है कि हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब के साथ बनेंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं जो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही कोण बने हैं वो इस अभिलंब के साथ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह चित्र हमने बनाना है, यह परावर्तन के लिए है। परंतु यहाँ पे हमने आरंभ में जैसे कहा था कि यह एक बिंदु पर आती है। अब इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस बिंदु का हम नाम रखते हैं आपतन बिंदु। ये ध्यान रखें, यह है हमारा आपतन बिंदु। यह आपतन बिंदु होता है। तो इस प्रकार से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमने जाना, आपतन कोण के बारे में जाना, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। और ये ध्यान रखें जो चमकीली सतह है उसी से परावर्तन होता है। अब यहाँ पे चित्र में आपने देखा कि प्रकाश की किरणें आती हैं और टकरा के फिर वापस जाती हैं, तो वह अभिलंब के साथ कोण बनाती हैं, जिसको हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण कहा था। क्या यह कोण हमेशा बनेगा? आप एक स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जिसमें प्रकाश को अभिलंब की तरफ डाला जाए, यानी अभिलंब के ऊपर डाला जाए। उस स्थिति में क्या होगा? तो आइए इस चीज को भी एक बार इसी चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। अब की बार जो हमने बात की है उसके अनुसार जो प्रकाश की आपतित किरण है उसको हमने अभिलंब के ऊपर डाला है। अगर यहाँ पे प्रकाश की जो आपतित किरण है वह अभिलंब के ऊपर आएगी तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आपतन को, जो ये किरण यहाँ पे थी, इस किरण को हम लें तो यहाँ पे अगर बात करें इस किरण की, तो आप देख सकते हैं कि यह किरण अगर अभिलंब के तरफ आ जाती है तो कोण नहीं बनता। यहाँ पे अब जो आपतन कोण है वह 0 डिग्री का है। तो आपतन कोण 0 का होगा तो वह किरण आएगी
नीचे की तरफ हमारे पास इस तरीके से। परंतु परावर्तन के बाद किस तरफ जाएगी? तो वह परावर्तन के बाद, क्योंकि आते वक्त के कोण 0 था, तो जाते वक्त कोण क्या होगा? तो वह भी 0 होगा। और परावर्तन के बाद वह किरण ऊपर की तरफ वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से इस में भी जो परावर्तन कोण बनेगा वह भी 0 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरण जब लंबवत गिरती है किसी भी चमकीली सतह पे, तो उसका रास्ता जाने का, यानी परावर्तित किरण और आपतित किरण का रास्ता एक ही रहेगा। वहां पे हम कहते हैं कि वहां पे परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों ही 0 होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब प्रकाश की किरण लंबवत गिरेगी तो हमने देखा कि वहाँ पे किस प्रकार से कोण बनते हैं। अब इसके लिए आप अलग-अलग क्रियाकलाप कर सकते हैं। अगले वीडियोज़ में हम इस तरह के क्रियाकलाप भी करके देखेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से आपतन कोण और परावर्तन कोण बनते हैं, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है। अभी हम प्रकाश के विभिन्न प्रकार के नियमों को जानते हैं और नियमों को जानने के बाद उनके हम क्रियाकलाप अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए प्रकाश के विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला नियम आपतन कोण, जिसको हमने आई से लिखा था। परावर्तन कोण, जिसको हमने आर से लिखा था, सदैव समान होते हैं। यानी कि जो आपतन कोण होगा वह सदैव परावर्तन कोण के समान होगा। यह दोनों कोण एक दूसरे के समान होंगे। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। आइए एक बार इन दोनों नियमों को एक बार चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यह आपतित किरण है और यह कोण आपतन कोण है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। और जो दूसरा नियम था वह आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी सदैव एक ही तल में होंगे। यही कारण था कि जब मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पे लंबवत गिरती है तो वह उसी रास्ते से वापस चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होगा और वहां पे आपतन कोण 0 था तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। तो इस वजह से जिस रास्ते से आई वह अपने रास्ते से वापस जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि प्रकाश के विभिन्न प्रकार के नियम क्या बनते हैं। 7वीं कक्षा में भी आपने प्रकाश तथा उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जाना था। अब वहाँ पे आपके समक्ष कुछ प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को आप यहाँ पे फिर से दोहरा सकते हैं या अपने द्वारा जो 7वीं कक्षा में अर्जित ज्ञान था उसका उपयोग करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकरा के वस्तु वापस आती थी या आपने जो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनाए थे, उन प्रतिबिंबों में पहला सवाल है, क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा बनता है? वहां पे जो प्रतिबिंब थे वह सीधे थे या उल्टे थे, वो आपको बताना है। दूसरा, आपकी नोटबुक में आपने नोट करना है, क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था या भिन्न था? तीसरा प्रश्न है, क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? और चौथा प्रश्न, क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपने ध्यान से नोट करने हैं और अपनी नोटबुक के अंदर लिखने जरूर हैं, क्योंकि यह कार्य आप 7वीं कक्षा में कर चुके हैं। आइए अब कुछ और समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यहाँ पे हम दोबारा से नोटबुक के अंदर उसी प्रकार से रेखाचित्र बनाएंगे और उसकी सहायता से समझेंगे कि परावर्तन किस प्रकार बनता है और विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब
क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। उसी प्रकार से अब की बार भी हम एक समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। दर्पण बनाने के लिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको इस तरीके से दर्पण बनाना होता है या दर्शाना होता है जब आप कागज के ऊपर कार्य कर रहे हों। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे पास एक जो दीप्त वस्तु है या जो प्रकाश का स्रोत है वो यहाँ पे है। इस स्रोत को मैं प्रकाश के स्रोत को मान लिया ओ कह देता हूँ, कोई भी प्रकाश का स्रोत है। तो इससे प्रकाश की किरणें हमारे जो कि मैं बता चुका हूँ चारों तरफ जाती हैं, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि प्रकाश की एक किरण यहाँ पे पहुँच रही है और इसी तरीके से दूसरी किरण थोड़ी सी दूर पहुँच रही है, हम ये मान लेते हैं इस तरीके से। तो ये दो प्रकाश की किरणें गई। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही वो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं तो वहाँ पे हम एक अभिलंब बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक अभिलंब बनाते हैं। इस बिंदु के ऊपर, आपतन बिंदु के ऊपर एक अभिलंब बनाते हैं इस तरीके से, और दूसरा आपतन बिंदु यह है तो इसके ऊपर भी एक अभिलंब बनाने का प्रयास करते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जिस कोण से जो भी कोण आपतन कोण होगा और वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एक बार परावर्तित किरण बनाते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके कारण जो परावर्तित किरण बनेगी वो ये बनेगी। इसको हम ए कह देते हैं, समझने के लिए अलग अलग पॉइंट्स होंगे। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना, इस बिंदु को हम बी बिंदु कह देते हैं। और यहाँ पे भी परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण होगी वह भी उतना ही कोण वापस बनेगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से देखा जाए तो यह इन दोनों के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है? तो देखिए, यह आप एक बात ध्यान रखें, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनेगा जब कम से कम दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगे या मिलेंगे एक बिंदु के ऊपर। तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब जो बनेगा वह उन प्रकाश की किरणों को आपस में मिलने के बाद ही बनेगा। यहाँ पे हमने देखा कि प्रकाश की किरणों के बीच अंतर लगातार जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वह भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वह आगे की तरफ जाने पे तो नहीं मिलेंगी, तो फिर कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी अगर हम उनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो चलिए एक बार उसको भी बढ़ा के देखते हैं। अब यहाँ पे यह प्रकाश की किरणें अगर हम बनाएं तो पीछे की तरफ जाने पर एक दूसरे के साथ मिलेंगी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। वह यहाँ पे इस बिंदु पे ऊपर मिली है, इसको हम ओ डैश कह देते हैं। तो यहाँ में मतलब यह हुआ कि बिंदु का जो यहाँ पे हमारे पास जो भी स्रोत ओ था उसका प्रतिबिंब ओ डैश बना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश देखने वाले को, यहाँ पे कोई आदमी देख रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, उस देखने वाले को यह लगेगा कि वस्तु यहाँ पे नहीं है, वस्तु यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश को सीधी गति को महसूस करती हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है वह सीधी नजर आ रही है, यहाँ पे भी प्रकाश की किरण सीधी नजर आ रही है। तो देखने वाले को वस्तु यहाँ की बजाय यहाँ पे दिखाई देगी। इस तरह से प्रतिबिंब बनना, वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो प्रतीत होते हुए बनते हैं, इस तरह के प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी। तो यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है। तो इस प्रकार से जब वस्तुएं अलग अलग जगह पे रखी होती हैं या अलग अलग दिशा में रखी होती हैं तो उनकी अलग अलग प्रकार की के प्रतिबिंब हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, तो वह आभासी हो सकते हैं। तो यह हमने जाना था, 7वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि प्रकाश जो अब जब हम दर्पण के सामने बैठते हैं तो हमें अपनी जैसी ही आकृति दर्पण के पीछे दिखाई देती है। क्या वह वास्तव में वहां पे है? आपका उत्तर संभवतः यहाँ पे ना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम तो दर्पण के एक तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ तो कोई है ही नहीं, परंतु वह हमारे जैसा दिखाई दे रहा है, वह हमारा प्रतिबिंब है। वह प्रतिबिंब आभासी है।
आपने संभवतया जब छोटी कक्षा में होंगे तो आपने शेर की और चूहे की कहानी सुनी होगी, जिसमें वह शेर को कुएँ के अंदर अपने आकृति दिखाता है शेर की और वो छलांग लगवा देता है उसके अंदर। तो वहाँ पे किसके कारण हुआ था? वह भी प्रकाश का परावर्तन था। आभासी उसको नज़र आ रहा था। आभासी मतलब दिखता वैसा ही है, परंतु वह है नहीं वास्तव में। बात करते हैं बड़े प्रतिबिंब की या छोटे प्रतिबिंब की। तो बड़ा या छोटा हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार के से वस्तुओं के प्रतिबिंब बड़े बन सकते हैं और किस प्रकार के वस्तुओं के प्रतिबिंब छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो प्रकाश का परावर्तन हुआ, मैं एक बार फिर से आपको वही चित्र दिखा रहा हूं। इस प्रकार से जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परावर्तन। यहाँ पे क्योंकि वस्तुएं उल्टी हो गई हैं, पहले के मुकाबले उल्टी हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु ऊपर की तरफ थी, अब वस्तु नीचे की तरफ है, तो वह बदल गई है, उसकी दिशाएं बदल गई हैं। इसी वजह से इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन भी कहा जाता है। यह आपने देखा होगा कि जब आप करके भी देखें, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी कॉपी के ऊपर अक्षर जो लिखे हुए हैं उनको आप जो दर्पण है उसके सामने रख के देखें, तो आपको नजर आएगा कि वह उल्टे बने हुए हैं। वो उल्टे क्यों बने, उसका कारण अभी अभी मैंने आपको दिखाया। अब एक प्रश्न आप सबके लिए, आपने स्वास्थ्य विभाग की जो एम्बुलेंस होती हैं वो सभी ने देखी होंगी। क्या आपने उसके ऊपर लिखे हुए एक शब्द एम्बुलेंस को कभी ध्यान से देखा? नहीं देखा तो उसे देखिए और महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि वह एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि वह एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा गया। जिन विद्यार्थियों को समझ में आया वो यहाँ पे इस वीडियो को रोक कर कुछ देर के लिए इसका उत्तर सोचने और लिखने का प्रयास करें। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। उससे पहले आप ध्यान रखें, आपको वीडियो को पॉज करना है और आपका जो उत्तर है उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अभी अभी हमने देखा कि जब प्रकाश की किरणें या परावर्तन होता है सतह से, अभी जो आखिरी में हमने यह चित्र देखा था, इसमें देखा था कि यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह उलट जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वह इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया है। पार्श्व परिवर्तन वहां पे हुआ था। उस पार्श्व परिवर्तन की वजह से हमें अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। अब क्योंकि जब आप कोई साधन है, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं, कोई भी इस तरह की कार, जीप, बस, स्कूटर कुछ भी आप चला रहे हैं, तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए वहां पे एक दर्पण लगा हुआ होता है। और क्योंकि जब आप चला रहे हैं आप उस दर्पण में देखेंगे कि दर्पण की जो हमने पढ़ा प्रतिबिंब उल्टे बनाता है, तो इस वजह से वहां पे जो अक्षर लिखा हुआ है वह उल्टा दिखाई देगा। अब आप इस बारे में सोचिए कि वहां पे अगर सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ होता तो वह दर्पण में उल्टा दिखता, जिसके कारण हम उसे नहीं समझ पाते, और नहीं समझ पाते तो हम नहीं जान पाते कि हमारे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, जिसके कारण हम उसको रास्ता नहीं दे पाते और किसी मरीज की जान वहां पे जा सकती है। इस तरह से सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस के ऊपर वो शब्द उल्टा लिखा गया, ताकि जब भी आप दर्पण के अंदर देखें तो वह आपको सीधा दिखाई दे। अब हो सकता है कि आप कहें कि सर वहां पे तो आवाज भी उत्पन्न होती है, तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, इस तरह की जितनी भी आपातकालीन सेवाएं होती हैं या जो भी वस्तुएं होती हैं, उन सबको हर तरीके से वो दृश्य हो, हर तरीके से उसको महसूस किया जा सके बनाया जाता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में परावर्तन के बारे में जितना हमने जाना, उसके बारे में जो चित्र हमने बनाए, आप भी इन चित्रों का बनाने का अभ्यास करें। और हाँ, एक चीज अवश्य आपको पूरा करनी है, वह यह है
कि परावर्तन का जो नियम मैंने आपको बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आगे के वीडियोज में हम उसके क्रियाकलाप भी करके देखेंगे, परंतु अब आपको विभिन्न आपतन कोणों के साथ परावर्तन कोण को अपनी नोटबुक के ऊपर बना के देखना है और वहां पे देखें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण अलग-अलग होते हैं तो किस प्रकार के चित्र बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।